बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं जो अभी हमने डिस्कस करनी है। एग्जांपल 9.1, राइट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता है, पहले लेक्चर में डिस्कस भी हो चुका है। ऐसे रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? दे आर रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन दैट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। ये आपको जनरल रिएक्शन दिया हुआ है और इसके लिए आपसे बोला गया फॉरवर्ड रिएक्शन भी लिखें और रिवर्स रिएक्शन भी लिखें। जैसे कि आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से होते हैं? जो कि प्रोसीड होते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, या जो प्रोसीड होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले केस में इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ से जाएगा? लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे 2NO + O2 गिव्स अस 2NO2। ये आपके पास कौन सा रिएक्शन हो? फॉरवर्ड। अब रिवर्स में, तो रिवर्स में आपके पास देखो ये रिएक्टेंट आपका बन गया 2NO2 गिव्स अस 2NO + O2। तो ये आपका रिएक्शन क्या हो गया? रिवर्स। ये लिख लिया रिवर्स रिएक्शन। नीचे आपके पास है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो ये आपने खुद इस रिएक्शन के लिए क्या करना है? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखना है। तो ये आपने लिखिए, फिर एज अ होमवर्क असाइनमेंट और टास्क आपने सेंड कर देना है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन पे जाने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनमें से सबसे पहले जो टर्म आपको पता हो वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन जब भी आता है ये रेट बोला जाता है स्पीड को, कि रिएक्शन किस स्पीड के साथ हो रहा है। तो जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ रिएक्शन। सेकेंड जो टर्म बार बार यूज़ होगी वो है एक्टिव मास। एक्टिव मास का क्या मतलब? मास ज़ाहिर है मास वेट है, वो हम ग्राम ले रहे हैं, मोल ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। एक्टिव मास का मतलब मास टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मास तो आपने बहुत सारा लिया, लेकिन उनमें से कौन सा वाला है जो कि रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? कि रिएक्टेंट का वो मास जो कि एक्टिव है, एक्टिव होने का मतलब है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे लेट हमारे पास रिएक्शन है H2 + O2। इक्वेशन बैलेंस कैसे हुई? जब आप यहाँ पे क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। ये आपके पास एक्सप्रेशन क्या होगी? बैलेंस होगी। यहाँ पे आप देखो H2 का कितना मास लिया हुआ है? कितने मोल्स लिए हुए हैं? 2 मोल्स लिए हुए हैं। ये जो 2 है, ये 2 इसका क्या कहलाएगा? एक्टिव मास कहलाएगा, जो इस टाइम रिएक्शन में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। व्हाट अबाउट O2? O2 का एक्टिव मास क्या है? तो O2 का जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपको क्लियर है यहाँ पे क्या होता है? 1। तो O2 का कितने मोल यूज़ हो रहे हैं? 1 मोल यूज़ हो रहे हैं। तो इसका एक्टिव मास, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के कितने एक्टिव मास हुए? 2। ऑक्सीजन के कितने एक्टिव मास हुए? 1। गिव्स अस 2H2O। ये जो चीज़ है इसे क्या बोला जाता है? एक्टिव मास मीन्स वो पार्ट रिएक्टेंट का जो कि रिएक्शन के अंदर क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पे। सबसे पहले जो आपने हेडिंग्स बनानी है साथ साथ, पहले जो है वो क्या है? हिस्ट्री, कि ये लॉ प्रपोज किसने किया। तो 1864 में हमारे पास 2 नॉर्वेजियन केमिस्ट थे जिन्होंने ये प्रेजेंट किया। नेम क्या था? गुलबर्ग एंड पीटरवे। क्या प्रेजेंट किया? लॉ ऑफ मास एक्शन प्रेजेंट किया था। अब उन्होंने किसको माइंड में रखा था? उन्होंने माइंड में रखा था इक्विलिब्रियम कंडीशंस को। इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शंस पे अप्लाई होता है, कितना प्रोडक्ट बनता है किस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हेडिंग जो आपने देनी है वो है आपके पास रिलेशनशिप। इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन। कि ये ला हमें रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब हमारे पास रिएक्टेंट आ गया तो उस टाइम रिएक्टेंट की अमाउंट या प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी है। क्लियर हो गया? अब प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे। एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा रिएक्टेंट आपके पास उतने ही ज़्यादा बनेंगे।
ये आपके पास जनरल स्टेटमेंट लिखी हुई है। जनरल स्टेटमेंट पे जाने से पहले हम इस स्टेटमेंट को स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट के अंदर। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, नंबर 1 जो आपको बताया हुआ है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एक्टिव मेस के। वही मेन स्टेटमेंट थी जिसको हमने दो पार्ट के अंदर क्या कर लिया, स्प्लिट कर दिया कि रिएक्टेंट या रेट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपके पास डायरेक्टली रिलेटेड है, किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, एक्टिव मेस से। रेट मीन्स स्पीड, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होगा जब आपके पास एक्टिव मेसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एक्टिव मेस आपको स्टार्ट में बता दिया, एक्टिव मेस क्या, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उनका वो पार्ट जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। रिएक्शन है आपके पास H2 + I2 गिव्स अस 2HI। अब यहाँ पे आप देखो H2 और I2 का एक्टिव मेस क्या है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है 1, I2 कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स क्या है 1, 1 मोल ये रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ HI। ये इसका क्या कहलाया, एक्टिव मेस। अब हमने HI की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्टिव मेस ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करना होगा। 2H2 या I की 2 की कंसनट्रेशन को हम इंक्रीज़ करें तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट यील्ड जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आ जाते हैं, ये तो हमने जनरल डिस्कशन कर ली। अब होल रिएक्शन की बात करें, ये तो हमने सिंगल रिएक्टेंट के लिए अप्लाई किया। होल रिएक्शन के केस में क्या होगा, फिर हम देखेंगे किसको, स्टेटमेंट को। दिस लास्ट स्टेट डेट, स्टेटमेंट आप ऊपर हेडिंग दोगे, दिस लास्ट स्टेट डेट द रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन की रेट और स्पीड सेम ही चीज़ें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट सब्सटेंस है ये उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली रिलेटेड है। स्टेटमेंट आपको एंड में समझ आएगी, पहले हम मैथमेटिकल पे आ जाते हैं। The term active mass represent the concentration of reactant and product in mole per dm cube. एक्टिव mass आप कैसे शो करोगे, एक्टिव mass आप शो करोगे ब्रैकेट से। ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे शो भी हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करिए, ये शो करिए एक्टिव mass ऑफ रिएक्टेंट A। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको शो करिए, एक्टिव मेस को शो करिए, किसके एक्टिव मेस को, एक्टिव मेस ऑफ रिएक्टेंट बी। सी किसको शो कर रहा है, एक्टिव मेस ऑफ रिएक्टेंट सी। एंड डी किसको शो कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मेस और डी क्या आ गया आपका रिएक्टेंट डी। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक्टिव मेसेज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है कि ये हमारे पास ऐसा ला है जो कि किसके लिए एप्लीकेबल है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। तो डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, दो टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोलूट की अमाउंट कम होती है और सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसे सोल्यूशन को क्या बोला जाता है, डाइल्यूट सोल्यूशन। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल पे। एक्टिव जनरल रिएक्शन पहले दिया हुआ है, A+B गिव्स अस C+D। कौन सा रिएक्शन है, ऑटोमेटिकली ये एरो बता रहा है कि ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब कहता है इसके लिए क्या लिखो, एक्टिव मेस लिखो। तो द एक्टिव मेस इज आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए आर, एक्टिव मेस ऑफ ए इज स्क्वायर ब्रैकेट और रिप्रेजेंट किससे कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट और मिड में वही रिएक्टेंट जो आपका होगा वो लिख लेंगे। सेम बी के लिए द एक्टिव मेस आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, वो हमने लिख लिया। द एक्टिव मेस आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी विच इज स्क्वायर ब्रैकेट और बीच में रिएक्टेंट सेम इज विद डी। अब कहते हैं इसके ऊपर हमने क्या करना है, लॉ ऑफ मैस सेक्शन प्रोवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस सेक्शन क्या कहा था हमने कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किससे, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितनी स्पीशी इन्वॉल्व है उनके एक्टिव मेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे अगर हम रेट देखें फॉरवर्ड में रिएक्टेंट आपके पास क्या आ गया, A+B। तो रेट क्या इन पे डिपेंड करेगा, यस ऑफ कोर्स इन पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हमने लिखा आर फॉरवर्ड में रेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एक्टिव मेसेज ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू प्रोडक्ट आ गया ना, इनटू एक्टिव मेसेज ऑफ रिएक्टेंट बी।
और फिर आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। और यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लगाया वो क्या है, के, और के के साथ क्या लिख लिया, एफ। के एफ क्यों लिखा, क्योंकि ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर हो गया। व्हाट अबाउट सी एंड डी। जब आप रिवर्स में आते हो तो रिवर्स में आपके रिएक्टेंट क्या बन जाते हैं, सी और डी। तो क्या रेट इन पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली रेट इन पे भी डिपेंड करेगा। तो सेम जैसे आपने फॉरवर्ड के लिए लिखा है वैसे आप रिवर्स के लिए लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आपने आर फॉरवर्ड लिखा था, यहाँ पे क्या कर लोगे, आर रिवर्स। फॉर रिवर्स रिएक्शन आर रिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब सी डी क्यों लिखा है, क्योंकि इस टाइम पे ये सी डी आपके क्या बन गए, रिएक्टेंट बन गए, जब आपका रिएक्शन किधर को हो रहा है, रिवर्स में हो रहा है। तो अगेन हमके पास आर आर, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो ये एक दूसरे की क्या आ गए, प्रोडक्ट। अगेन हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ज़रा स्टेटमेंट की तरफ, बाकी आगे बाद में देखते हैं। स्टेटमेंट आपके पास क्या थी, द रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। ये आपके पास आ गया रेट। तो रेट हमने कहा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये सिंबल किसके लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्या ये एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं या नहीं, ये एक दूसरे की क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, तो हमने इनकी मोलर कंसंट्रेशन ली है या नहीं, कैसे पता लग जाए, ये सिंबल इंडिकेशन दे रहे हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, यहाँ पे रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या है, ए और बी। इसी तरह से जब आप नीचे देखते हो तो रेट ऑफ ए रिएक्शन, या इस केस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट, अगेन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सब्सटेंस। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये था आपके पास लॉ ऑफ मेस सेक्शन। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कहता है के आर आपके पास क्या है, रेट कांस्टेंट है। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन को, और के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को। अब आ जाते हैं, ये तो हमने सेपरेट रिएक्शन लिखा। व्हाट अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है, पहले ही हमने डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी स्टेट जहाँ पे आपका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन की स्पीड जो है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। जितना कोई रिएक्टेंट फॉरवर्ड को जा रहा होता है उतना ही रिएक्शन क्या हो रहा होता है, रिवर्स में भी प्रोसीड हो रहा होता है। तब आपके पास स्टेज कौन सी आती है, इक्विलिब्रियम स्टेज। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने किसके रिप्रेजेंट किया, आर एफ से, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया, आर से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट डेट इज ए एंड बी। और फिर हम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं के आर, जो कि पीछे हमने फाइंड आउट किया, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टिंग सब्सटेंस विच इज सी एंड डी। तो कहते हैं इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला, इस रिएक्शन से हमें पता चला कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जितने आप मोलर कंसंट्रेशन मीन एक्टिव मेसेज इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट यील्ड भी आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में जो आपके पास मेन डेफिनेशंस हैं वो भी आपने लिखनी है, और जितनी भी मैथमेटिकल फॉर्म आ रही हैं या जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, जैसे रेट है, स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है, और मैथमेटिकल फॉर्म, ये आपने नोट डाउन करके फिर सेंड करनी है। यही आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह आगे जो है वो फिर प्रोसीड करेंगे। आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू।